पिता के अंदाज की तरह उनका पुत्र हमारे साथ हैं अमित जोगी। अमित, बहुत स्वागत है बंसल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित, अपन शुरुआत करते हैं कि ये जो दौर चल रहा है अभी कांग्रेस का, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? एक युवा नेता होने के नाते जो आज जिन आंकड़ों पे सिमट गई है कांग्रेस, कभी ऐसा सोचा था क्या? ऐसा तो मैं समझता हूं कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा, स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सोचा होगा। निश्चित रूप से अभी हमारी पार्टी एक बहुत कठिन दौर से गुजर रही है और हम सब इसे एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। जनता का विश्वास फिर से कैसे पाया जाए, ये हमारे लिए मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती है। अमित, इस चुनौती के सामने आने के पीछे कारण क्या रहे? क्या चूक हो गई? एक विशाल इतिहास जिस पार्टी का हो, उसने एक नया चेहरा, एक परिवार, उसी परिवार से आया, क्या वो उन चीजों को समझ नहीं पाए, अनुभवहीन साबित हो गए, उनके प्रयोग असफल हो गए, ऐसा लगता है क्या? अभी कुछ भी कहना मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी होगा, जल्दबाजी होगी। 10 साल तक यूपीए की सरकार रही और जनता का एक स्वभाव रहता है, वो बदलाव चाहती है। तो बदलाव की एक इच्छा तो थी, पर इच्छा इतनी तीव्र होगी इसका अनुमान हम लोग नहीं लगा पाए। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रही। हम लोग जनता तक अपना संदेश पहुंचाने में संगठन की दृष्टि से विफल रहे। राहुल जिस अंदाज में आए और राहुल ने जिस तरीके से जो एक रणनीति या जिस तरीके के प्रयोग करना शुरू किए, मैं उसे प्रयोग ज्यादा सही शब्द कहता हूं, आपको लगता है ये प्रयोग उतने समसामयिक नहीं रहे, यानी कि समय के पहले या समय के बाद हो गए, या बगैर संगठन के वर्तमान व्यवस्था को समझे बगैर ये प्रयोग हो गए? देखिए, 150 साल पुरानी हमारी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसको हम बोले ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया। और पिछले 50 सालों से कम जिस व्यवस्था के अंतर्गत, जिन प्रक्रियाओं के अंतर्गत कांग्रेस कार्य करती आ रही है, आज की दृष्टि में वे प्रासंगिक नहीं है। मेरी देश के कई बड़े नेताओं से भी चर्चा हुई, हमारी पार्टी के भी और दूसरी पार्टियों के भी, और एक चीज जो समझ में आती है कि जो वामपंथी दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित है, इन सब में एक फुल टाइम काडर काम करता है। फुल टाइम मतलब वेतन भोगी, उन्हें मासिक एक वेतन दिया जाता है, वो पूरे समय केवल राजनीतिक काम करते हैं। ऐसी व्यवस्था कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस एक मैं समझता हूं कि जब भी सफल रही है तो एक संगठन के रूप में कभी भी कांग्रेस सफल नहीं रही। जन आंदोलन का रूप जब कांग्रेस ने लिया, अंग्रेजों को भारत से हटाने का जब संघर्ष चल रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, या इंदिरा जी के समय गरीबी हटाओ आंदोलन चला, तो जब भी कांग्रेस ने एक जन आंदोलन का रूप धारण किया, वो सफल रही है। पर एक संगठन के रूप में कांग्रेस सफल नहीं हो पाई है। क्या इस बात को राहुल समझ नहीं पाया? एक व्यापक स्टडी है, वो उस परिवार के प्रतिनिधि हैं, उनको समझ में नहीं आई ये बात? देखिए, राहुल जी को ये समझ में आया और इसीलिए उन्होंने, जो आप कह रहे हैं, आपकी जो भाषा है कि उन्होंने प्रयोग करना चालू किए। विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक संगठन कांग्रेस है। इसमें आंतरिक लोकतंत्र लाना समय की आवश्यकता थी और उन्होंने, जो हमारी पार्टी के दोनों युवा मोर्चा संगठन हैं, NSUI है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है, और यूथ कांग्रेस है, दोनों में उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र लाने की प्रक्रिया चालू करी।
मेरा अपना मानना है कि राहुल जी का जो सोच है, जो उनकी दूरदृष्टि है, जो उनका विजन है, वो किसी और के पास नहीं है, पर उसके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। मैं समझता हूं कि ये प्रयोग जो है चयन का, ये तो ठीक है, लेकिन जब हमारे निर्वाचित पदाधिकारी पदभार ग्रहण करते हैं तो उनको जितना सशक्त होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो जब तक हम हमारे जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित करके अपना पद पाया है, उनको जब तक हम स्वतंत्र नहीं करेंगे, उनको जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि हमारे सिस्टम में कमजोरी बरकरार रहेगी। लौटते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। जोगी खेमा एक खेमा ही बना रहता है और विरोधी इस हद तक विरोध करते हैं कि घृणा जैसा शब्द भी उसमें कहीं कहीं शामिल हो जाता है, मगर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसको कितना अपने खेमे के लिए बेहतर मानते हैं आप, ये जो एक बात कही जाती है? देखिए, आज कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, जो हमारी कमजोरी है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये खेमेबाजी भी है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर अभी हम लोग साथ मिलकर नहीं लड़े तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। पूरे देश में 44 सीटें आई हैं, छत्तीसगढ़ में एक ही सीट हम लोग जीत पाए हैं। तो जो कुछ हुआ उसको अब हमें भूल जाना चाहिए और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इतिहास बन जाएंगे। ये काफी मीठी और बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि ये बातें सिर्फ जोगी खेमा कहने के लिए कहता है, कि और ऐसा कह के वो बताता है कि इस गुटबाजी के मामले में तो कहीं है ही नहीं, उनकी कोई भूमिका ही नहीं है, लेकिन हर बार विरोध और शातिराना विरोध ये जोगी खेमे की पहचान है। मैं नहीं समझता कि मैंने या मेरे पिताजी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से विरोध किया है। जो भी बातें रही हैं पार्टी के अंदर कही गई हैं और ये हमारे पार्टी का संविधान हमको स्वतंत्रता देता है कि पार्टी के अंदर अपनी बातें रख सकते हैं। तो जो हम लोगों को लगता है कि पार्टी के हित में है, वो बातें हम जरूर पार्टी आला कमान तक पहुंचाते हैं। अजीत जोगी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब आने वाले जो 3 चुनाव हुए उसमें क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जोगी खेमे को धीरे धीरे ही सही मगर दरकिनार करते गए और कोशिशें जारी हैं, मानते हैं क्या? देखिए, ये पार्टी का आंतरिक मामला है और आलाकमान जो निर्णय लेता है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस आलाकमान ने हमेशा सही समय पे सही निर्णय लिए हैं, पर मुझको एक कांग्रेसी होने के नाते ये लगता है कि जो संतुलन प्रदेश की राजनीति में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इस संतुलन के कारण ही क्या कई बार ये बातें जुमले की तरह उछल जाती हैं कि एक नई राजनीतिक पार्टी बनेगी, अजीत जोगी उसके मुखिया होंगे, अमित उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आपके समर्थक विधायक शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ में एक नई क्षेत्रीय पार्टी का उदय, क्या यही कारण है? देखिए, इस तरह की बातें जो मेरे पिताजी के पारंपरिक विरोधी रहे हैं वे ज्यादा करते हैं, और जहां तक मेरी या मेरे परिवार की बात है तो हम लोग तो कांग्रेस में हैं ही, पर उससे मैं समझता हूं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हम में कांग्रेस है, हमारी रग रग में कांग्रेस है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, हमारे डीएनए में कांग्रेस है। बात बताइए, जब ऐसी बातें हैं तो
अमित जोगी अपने ब्लॉग में क्यों लिखते हैं जो को छो, क्या कारण था? देखिए, जो ये बात मैंने लिखी थी सन 2009 में या 10 में, बहुत पहले ये बात लिखी थी, और जो मुझे लगा मैंने उसके बारे में अपने ब्लॉग में लिखा कि ऐसा क्यों है कि हमारे प्रदेश में 199 ब्लॉक हैं, 34 जिला हैं, संगठन की दृष्टि से प्रदेश के जो पद हैं उसमें छुआछूत की भावना से नियुक्तियां की जा रही हैं। ऐसा मुझको लगा कि ऐसा हो रहा है, और मैंने तथ्यों के आधार पर ये बात कही, और ये भी कहा कि राजनीति में संतुलन की बहुत आवश्यकता है। दोनों गुटों में, जोगी गुट और जैसा कि आपने कहा जो को छो गुट, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना पार्टी के हित में होगा। जो को छो यानी जोगी को छोड़ के आपने 2010 में ये बात लिखी थी ब्लॉग में। ऐसा नहीं लगता कि 4 साल और गुजर गए हैं लेकिन इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, कमी नहीं हुई? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जो पीक था, जो हम लोगों चरम पे जब पहुंचे विपक्ष के रूप में, तो वो सन 2007 था। 2 उपचुनाव हुए, कोटा उपचुनाव हुआ, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में राजनांदगांव लोकसभा में उपचुनाव हुआ, और दोनों उपचुनाव कांग्रेस मिल के लड़ी और शानदार जीत भी हासिल करी। और 2008 में जो चुनाव होना था, अगर उसी तरह का माहौल रहता तो निश्चित रूप से सरकार ने वापस कांग्रेस आती, लेकिन 2007 और 8 के बीच में कुछ ऐसा किया गया जिससे अभी तक हम लोग उभर नहीं पाए। ये उस दौर की बात, वही सवाल फिर से आएगा, उसको और परिवर्तित कर देता हूं। इस चुनाव के, इस विधानसभा और लोकसभा के ठीक पहले तक एक स्थिति आई कि जोगी पूरी तरीके से खिन्न नजर आए। आपने भी एक दूरी सी बना ली मीडिया से, और कांग्रेस के जो रीति नीति थे वो छुपे नहीं कि जिस तरीके की चीजें हो रही हैं प्रदेश में, उससे ये परिवार या ये खेमा खिन्न है, उदास है। तो ये क्यों हो रहा है? इतना सब कुछ आप कहते हैं, आप दावा करते हैं डीएनए है और हम कांग्रेस के समर्पित हैं, फिर ये खिन्नता, फिर ये उपेक्षा क्यों हो रही है आपके साथ? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि जब छत्तीसगढ़ में हमें राजनीति करनी है तो हमें कुछ समुदायों का विश्वास हासिल करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, ये प्रमुख रूप से कांग्रेस के आधार स्तंभ रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, और आज हम लोग तीनों वर्गों में कमजोर होते आ रहे हैं। जब तक कि हम इन तीनों समुदायों को उचित महत्व नहीं देते हैं, इसमें मैं समझता हूं कि अब एक और हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, युवा। इन चारों को जब तक हम लोग उचित महत्व नहीं देंगे, हमें इस प्रकार के रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। 2013 दिसंबर में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो अधिकांश आदिवासी सीटें हम लोग जीते। अभी 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव होता है तो अधिकांश आदिवासी सीटें हम लोग हजारों के वोट से हार जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। क्या हमने संगठन में या विधायक दल में आदिवासी समाज को महत्व दिया? हमने नहीं दिया, और उसका खामियाजा हमें अभी भुगतना पड़ा है। वही बात ये मैं समझता हूं कि दलित समाज के लिए भी लागू होगी, अल्पसंख्यकों के लिए भी लागू होगी। जो ओबीसीज हैं उसमें कई ऐसे समुदाय हैं जिनका कांग्रेस प्रदेश संगठन में प्रतिनिधित्व नहीं है। लोधी समाज है, केवट समाज है, निषाद समाज है। तो बिना सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग कैसे राजनीति कर सकते हैं?
क्या ये कहते हुए आप ये भी बताना चाह रहे हैं बगैर कहे कि अजीत जोगी एक ऐसा चेहरा है जो इस सोशल इंजीनियरिंग से बखूबी वाकिफ है और यदि आप नजरअंदाज करेंगे तो नतीजे ऐसे ही होंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव हुए उसके पहले मेरे पिताजी ने एक घोषणा करी, एक इच्छा जाहिर करी कि वे 1 साल संन्यास लेना चाहते हैं। तीसरी बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद उन्होंने उनके निजी कारण रहे, उन्होंने ये घोषणा करी। उसके बाद कई लोगों ने उन्हें मनाने का प्रयास किया। फिर अंततः हमारी राष्ट्र नेत्री सोनिया जी का आदेश हुआ और उनका जब आदेश होता है तो हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको टाल सके। उनका हुक्म हुआ कि आप जाइए और महासमुंद से लड़िए। और महासमुंद एक ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस विधानसभा में उन 8 विधानसभा सीटों को लें तो लगभग 1 लाख से ऊपर वोट से हारी हुई थी। मैं समझता हूं कि प्रदेश की सबसे कमजोर सीट, 7 में से केवल 1 कांग्रेस का विधायक था। बाकी सीटों में कहीं 2 विधायक, कहीं 3 विधायक, कहीं आपके सरगुजा में तो 7 विधायक थे और 1 लाख का गड्ढा था। 7 भाजपा के विधायक थे और पिछले 6 साल से वहां पे स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी के हिसाब से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का, बूथ कमेटी का, जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। यहां तक कि जब यूथ कांग्रेस के सदस्य होने के नाते मैं प्रदेश भर में आंदोलन करता था और दौरा करता था तो मुझको भी कहा गया कि आप महासमुंद न जाएं, क्योंकि पार्टी आलाकमान के कुछ नेताओं ने ये कहा कि नहीं, प्रदेश के नेताओं ने तो मुझसे नहीं कहा, केंद्र के नेताओं ने ही कहा और ये कहा कि आप वहां मत जाइए, वहां पे विद्याचरण शुक्ला जी हैं, उनका परिवार है, उनके हिसाब से मैंने उस बात को माना। अभी तो 6 साल से तो हम लोग वहां गए भी नहीं थे और अचानक चुनाव के ठीक 20 दिन पहले बोला जाता है कि आप वहां से जाके चुनाव लड़िए। तो वहां की जनता ने बेहद प्यार दिया। 5 लाख से अधिक वोट मेरे पिताजी को मिले, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि वे चुनाव नहीं हारे। राज्य में भी उनकी सरकार थी और जब ऐसा लगा कि देश में भी उनकी पूरी सरकार बनने वाली है, पूर्ण बहुमत से वे लोग आ रहे हैं, तो रात को 1:30 बजे कैसे हम लोग 40,000 से आगे थे और आखिरी 3 राउंड में 1200 से पीछे हो गए। ये कैसे हुआ, ये तो अब हमें कोर्ट में बताना पड़ेगा। चुनाव उनको हराया गया। इसी मुद्दे पे आता हूं, आपके ऊपर ये भी एक आरोप है कि सियासत के हर दांव और हर फन में आप माहिर रहते हैं और इस ढंग से फनकारी करते हैं कि बहुत बड़े फनदार के रूप में लोग देखते हैं आपको। आप पे आरोप ये लगता है कि कोरबा यूं हारे क्योंकि वहां के सारे जो काम करने वाले लोग थे आप उनको महासमुंद ले गए। सरगुजा में भी आपके कुछ चिर परिचित चेहरे जो संगठन में अच्छा काम कर सकते थे, उसमें विधायक भी हैं, उनको आप महासमुंद ले गए। कई जगहों पे आपने अपने अपने समर्थकों को महासमुंद बुला लिया और वहां वो काम करते रहे। और कोरबा में तो खैर जो बीजेपी के प्रत्याशी से उनके साथ आपकी चाय मुलाकात की तस्वीरें भी खूब प्रचारित रहीं। तो ये सब जो सियासत के अंदाज हैं, ये कोई जरूरी है क्या? बहुत सहज तरीके से भी तो सियासत हो सकती है कि सब कुछ मीठा मीठा रहे। क्यों ऐसा मौका दे देते हैं आप जानबूझ के कि लोग बोल लें? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब महासमुंद में चुनाव हो रहा था तो महासमुंद में जहां तक मुझे याद है 17 तारीख को चुनाव था और अन्य जो सीटें हैं बस्तर को छोड़ के और कांकेर को छोड़ के वहां पे 24 तारीख को चुनाव होना था। और कई हमारी पार्टी के विधायक महासमुंद में आए, प्रचार करने आए, पर कोई भी 4 दिन से ज्यादा वहां नहीं रहा। कांकेर में और महासमुंद में दोनों में एक समय चुनाव था। कांकेर में जो अधिकांश विधायक हैं हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी
मनोज मंडावी जी, जो कि मैं समझता हूं कि मेरे पिताजी के बेहद करीबी हैं, वे तक महासमुंद में नहीं आए। नामांकन भरने के समय आए थे, उसके बाद नहीं आए। बस्तर में जब चुनाव हो गया, चुनाव समाप्त हो गया, तो वहां के जो माननीय विधायक हैं वे आए। और 17 के बाद हम लोग सब अपने अपने क्षेत्रों में गए। मैं स्वयं मरवाही का विधायक हूं। मैं 17 तारीख तक महासमुंद में रहा, पर 17 की रात मैं मरवाही पहुंच गया था। और वहां प्रचार के दौरान अगर मुझको बीजेपी के प्रत्याशी मिल जाते हैं, मैं वहां पे गांव में चौराहे पे जो दुकान है वहां बैठ के सब गांव वालों के साथ चाय पी रहा था, उसी समय अगर वे वहां से गुजरते हैं और वो भी चाय पीने आ जाते हैं, तो क्या मैं उनको अनदेखा कर दूं? और क्योंकि उनका प्रचार चल रहा था, उनके साथ मीडिया थी, आप लोगों ने फोटो खींच ली, मैंने तो मना भी किया था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस गांव में हम लोग मिले वहां का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसके बाजू के गांव का रिजल्ट आप देख लीजिए, वहां पे कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है। अप्रत्याशित हमारे लिए कोरबा विधानसभा रहा, जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं 16-17 हजार वोट से जीते, और वहां पे हमारे सांसद प्रत्याशी 19,000 से हार गए। वहां पे चिंतन की आवश्यकता है, मरवाही और तानाखा में चिंतन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस का जो प्रदेश खेमा है, प्रदेश संगठन है, उसने एक फहरिस्त निकाली, उसमें जितने नाम थे वो ज्यादातर नाम जोगी खेमे से परिचित और जाने पहचाने माने जाते हैं, और वो लिस्ट भेजी गई हाईकमान को कि भाई इनकी वजह से ये भी एक कारक थे जिनकी वजह से हम हार गए। और आप जो तर्क दे रहे हैं वो दूसरा है, और प्रदेश संगठन जो कर रहा है वो दूसरा है। देखिए, किसी एक व्यक्ति पे ये कहना कि इसकी वजह से हार गए या इसकी वजह से जीत गए, ये मैं समझता हूं कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व देना है। इतना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतना ज्यादा प्रभावित कर सके, और अगर ऐसा व्यक्ति है जो इतना प्रभावित कर सकता है तो उसको भाई उचित महत्व देना चाहिए। पर मेरा अपना मानना है कि ये पहली बार नहीं है कि विधानसभा में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहता है और लोकसभा में हमारा प्रदर्शन बहुत ही बदतर हो जाता है। 2008-9 में ये हुआ, 2003-4 में ये हुआ, और 2013-14 में भी यही हुआ। तो हमें जो सिस्टमिक कारण है, जो व्यवस्था में जो कारण है, उन पे गौर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कारण जो मैदानी इलाकों में कम से कम है वो है पलायन का। जब ठंड में चुनाव होते हैं विधानसभा के तो सारे लोग यहां पे रहते हैं, खेती किसानी कर रहे होते हैं, पर जब गर्मी में लोकसभा चुनाव आता है तो मैदानी इलाकों में भारी पलायन हो जाता है। मैं महासमुंद की बात कर रहा हूं जहां से हम लोग अभी चुनाव लड़े। 1,30,000 मतदाता लोकसभा क्षेत्र में नहीं थे। वे काम करने उत्तर प्रदेश गए हुए थे, दिल्ली बंबई गए हुए थे, लद्दाख गए हुए थे। तो ये जो पलायन होता है इसका नुकसान कांग्रेस को सहना पड़ता है, और उसको रोकने के लिए पार्टी स्तर पे काम नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। सरकार स्तर पे काम करना पड़ेगा। बहुत आखिरी क्षण आ गए हैं, एक चीज बताइए, और बहुत संक्षेप में इन सवालों का जवाब चाहूंगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है, आपको लगता है कि इसमें तब्दीली होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए ये निर्णय तो कांग्रेस आला कमान लेगा। पर जहां तक मेरी अपनी निजी राय है, मैं समझता हूं कि हमें आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को, युवा वर्ग को उचित महत्व देना पड़ेगा। क्या आप ये मानते हैं कि एक खेमे के रूप में ही सही, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाते हैं प्रदेश कांग्रेस के संगठन से जुड़े कुछ चेहरे?
ऐसा लोगों को प्रतीत होता है, पर मैं समझता हूं कि हम सबको अब जो अतीत की बातें हैं उनको भूल के मिलकर काम करना चाहिए। आज की अपेक्षा ये चीज बेहतर होगी क्या? ये ठीक है कि वो आपके पिता हैं, मगर एक कार्यकर्ता के रूप में अमित क्या कहते हैं? मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं। मेरे पिताजी ने भी जब ये घोषणा करी कि वे लोकसभा नहीं लड़ना चाहते हैं, तो उसका प्रमुख कारण परिवारवाद ही था। उन्होंने ये कहा कि अब हमारे परिवार से 2 लोग ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, तो तीसरे को घर में रहना चाहिए। ऐसी उनकी अपनी निजी राय थी। उसके बाद पार्टी का आदेश हुआ, वो चुनाव लड़े। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ कि जोगी परिवार को पद की दृष्टि से बहुत कुछ मिल चुका है, और जितनी अपेक्षा थी, शायद जितनी हम लोगों की काबिलियत नहीं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार और महत्व नेहरू गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो पद की आवश्यकता या लालसा हमारे परिवार में किसी को भी नहीं है। पर मैं जरूर चाहूँगा कि जो वर्ग कांग्रेस से कटते जा रहे हैं, जो हमारे आधार रहे हैं, उनको जरूर महत्व दिया जाना चाहिए। आपके कार्यकर्ता जो आपके प्रति समर्पित हैं या आपके नाम, आपके परिवार के नाम की वजह से जाने जाते हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? अमित वहां पे क्या है, और जो नया परिदृश्य है उसमें अमित आप क्या भूमिका अदा करेंगे? देखिए, अमित जोगी की क्या भूमिका रहेगी, क्या भूमिका नहीं रहेगी, ये पार्टी आला कमान और मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे, और जो भी उनका आदेश होगा उसका मैं अक्षरतः पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। ये थे हमारे साथ अमित जोगी, युवा नेता छत्तीसगढ़ के और बेहद युवा विधायक भी, जिनका ये दावा है कि प्रतिकूल स्थितियां रही हैं और उन स्थितियों के निश्चित कारण भी रहे हैं। कांग्रेस ने कई आधारभूत उन जमीनों को छोड़ दिया जहां से कांग्रेस की पहचान बनी थी, और जरूरत है कि कांग्रेस अपने उन मुद्दों की ओर, उस समाज की ओर, उस समुदाय की ओर फिर से लौटे। याज्ञवल्क्य, बंसल न्यूज, रायपुर।